हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं जो अभी अभी आप पेपर दे के आए हो। ठीक है, आज ही दिन को जो पेपर आपने दिया है उसी को देखेंगे। 2025 केमिस्ट्री का पेपर 11th क्लास जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड A, B और C तीनों को ही देखेंगे। देखते हैं आपने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, कितने मार्क्स आप एक्चुअल में ले सकते हो। इस पेपर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा, तो आप जस्ट मेरे साथ देख के और टिक करते जाओ कौन कौन सा आपका एग्जैक्ट सही है। देखो, हम सिर्फ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको सही से सॉल्व करेंगे, बाकी सब मैं आपको समझाऊंगा कि क्या आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो पहले ए सीरीज पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। तो इसलिए सीधा सीधा पहले हमारा जो ए सीरीज है उस पर चलते हैं। तो ये था हमारा ए सीरीज। तो जैसा मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, जैसी वीडियोस मैंने बनाई आपके लिए, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए और जैसा मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था उसी पेपर में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ए सीरीज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास। आपने एटॉमिक मास पढ़ा है, एटॉमिक मास के लिए क्या स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। तो आपको पता है एटॉमिक मास के लिए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है C12 आइसोटोप। और C12 आइसोटोप को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है 6C12। ठीक है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो मास नंबर 12 वाला यूज किया जाता है। तो देखो, जिसने ये टिक किया उसका करेक्ट था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए, पूछा हुआ है किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो यहां देखो, पहला ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एटम्स किसके पूछे हुए, डायरेक्टली पूछा हुआ है कि एटम्स कितने होंगे इनमें। तो यहां बोला हुआ है 6.023 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शन है सब में आपको एटम्स निकालने, उसके बाद आपको चेक करना है किसमें मैक्सिमम है। तो इसमें एटम्स कैसे निकालते हैं, देखो इतने मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एटम्स होते हैं, देखो टोटल कितने एटम है, 2 और 1 3 एटम्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 6.023 इंटू इस 2 3 को आप अभी कैंसिल कर दो, सिर्फ 6 लिखो, 6 इंटू 10⁻21 मल्टीपल बाई 3। इतने एटम्स होंगे 10⁻21, इतने एटम्स होंगे फर्स्ट ऑप्शन में। कितने, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 इंटू 10⁻21 एटम्स पहले ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे। तो दूसरा ऑप्शन है हमारा ये 22.4 लीटर ऑफ CO2 में कितने एटम्स होंगे। ये तो आपको पता है 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एट STP 1 मोल इतना होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 लिख देते हैं, इस 2 3 को अभी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, समझने ताकि आसानी हो जाए। 6 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल, क्योंकि ये 22.4 लीटर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एटम्स कितने होंगे, इसको 3 से मल्टीपल कर दो, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, इतने। तो यहां से आएगा 18 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे यहां। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होंगे। तो इस केस में पहले मोल्स निकालो। मोल्स निकालने के लिए आपको पता है मास दिया हुआ है 0.44 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास होता है 44। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 44/100 मल्टीपल बाई ये क्या आएगा, कैंसिल होगा, 0.01 मोल्स आएंगे। ठीक है, इतने मोल्स आ जाएंगे। इतने मोल्स में जो एटम्स होंगे वो कितने होंगे, इनसे तो कम ही होंगे। ठीक है, मतलब इस थर्ड वाले ऑप्शन में तो एटम्स बिल्कुल कम में, इन दोनों को कंपेयर करो किसके ज्यादा है। आप खुद देखो, इसमें 18 इंटू 10⁻21 एटम्स है, इसमें 18 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला। तो जिसने बी वाला ऑप्शन टिक किया वही सही है। ठीक है, यहां किसी ने नन ऑफ दीज किया हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है, इसको थोड़ा सा आपने ऐसे करना था। बी ऑप्शन 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे।
ठीक, मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। ये तो आपको पता है, रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस उसी को बोलते हैं, तो रदरफोर्ड इसका ऑप्शन था। उसके बाद देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा होता है, मैंने भी आपको बहुत बार बताया, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो फ्लोरीन ही इसका ऑप्शन था, डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये है इसका नेक्स्ट पेज। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पोलर होता है, आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है या नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो देखो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, कोवेलेंट भी बोला जा सकता था, इसमें पोल्स नहीं होते, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर भी ठीक है। ठीक है, इसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसको कोवेलेंट भी बोला जा सकता है, यहां मुझे नहीं पता क्यों ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसने नॉन पोलर किया है वो भी ठीक है, चलो कोवेलेंट लिख दिया, चलो वो भी चल जाएगा। उसके बाद देखो कार्बन इन इथाइलिन इन्वॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन, इथाइलिन होता है, इथीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की आपको पता है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसने टिक किया वही ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड, इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी यहां से नहीं आती। ठीक है, देखो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, न्यूक्लियर, ये सारे एटम के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये एटम के अंदर ही होते हैं, ये सब इंटरनल एनर्जी में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल बाहर की है तो वो इंटरनल एनर्जी में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। अब देखो आगे क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन यहाँ सीधा सीधा सामने सामने लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में ऑक्सीडेशन बताओ, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अगर वो बढ़ जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहां इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ए ऑप्शन करेक्ट था इसका। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहां से पूछा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो जिसने टिक किया ये बिल्कुल गलत है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं था। इलेक्ट्रोफाइल यहां से देखो AlCl4 के ऊपर तो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाला होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, NH3, सी ऑप्शन, NH3 अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं। डी ऑप्शन देखो इसके ऊपर भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो बी ऑप्शन अगर आप चेक करो तो BCl3 दिया हुआ है, BCl3, और आपको पता है ये जो BCl3 है इसमें 3 Cl तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसमें आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 2 4 2 6, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला पूछा हुआ है, सीधा सीधा आपको पता है CnH2n होता है एल्कीन का, CnH2n, ए ऑप्शन इसका करेक्ट था, CnH2n। ठीक है, ये एल्कीन का होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्काइन का होता है CnH2-2। ठीक, ये था, ये हमारे ए सेक्शन, ये हमारा जो ए सीरीज था, ए सीरीज के ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जिसने ये आंसर टिक किए वो ठीक है। नेक्स्ट देखो बी सेक्शन में क्या पूछा है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको पहले से ही पता था। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पूछे हुए हैं, कितना आसान है, मैंने भी अपने गैस पेपर में ये डाला हुआ था। ठीक, देखो उसके बाद पूछा है डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, आपने पढ़ा होगा। इसके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट इसके वही होते हैं जो एनर्जी के यूनिट्स होते हैं, जैसे किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल। ठीक है, यही होते हैं और कुछ नहीं, एनर्जी है ये किस्म की। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, बोला गया है H2S जो है वो एक गैस है, H2O लिक्विड है, H2S जो है वो गैस है, H2O लिक्विड है। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड अलग क्यों हैं, ये पूछा गया है कि ये जो S है और ये जो O है ये दोनों ही एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन ऊपर वाली साइड होता है, सल्फर नीचे वाली साइड होता है, तो इन दोनों के कंपाउंड एक ही जैसे होने चाहिए, तो फिर H2S गैस है और H2O लिक्विड क्यों है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, देख के पता चल जाना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुना है, देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये तीनों बनाते हैं, तो यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम लिखा इस क्वेश्चन में तो 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर था, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखा हुआ है उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट 4th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, गिव एग्जांपल्स, ये तो आप दे ही सकते हो। ओपन सिस्टम हो गया बॉइलिंग वाटर इन अ ओपन पेन, एक पेन है जो फ्राइंग पेन होता है, उसको खोल के
उसके बीच में पानी बॉयल करो, ओपन सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल होती है थर्मस फ्लास्क, याद है आपको, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखो व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस कैसे होते हैं ये पूछा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। बफर सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो पीएच को रेजिस्ट करते हैं, उसके बीच में एसिड डालो चाहे बेस डालो, उनकी पीएच डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। तो इनमें बफर्स के यूजेस लिखने थे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, तो कुछ भी यूजेस लिख देते तो चल जाते, कुछ भी लिख दो चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जहां कहीं पीएच जो है मेंटेन करके रखनी होती है, वहां कहीं ये यूज हो रहा होगा, ठीक है। बफर सॉल्यूशंस यूज होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट पेज। देखो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, आपको पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल पूछा हुआ है। आगे पूछा है कि इसकी एक एप्लीकेशन बताओ केमिकल इंडस्ट्रीज में। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ था। देखो आप कुछ भी एप्लीकेशन इसकी दे सकते थे, जैसे देखो N2+3H2 जो है यहां से बनता है हमारा अमोनिया NH3, तो आप ये बोल सकते थे कि केमिकल इंडस्ट्रीज में इस अमोनिया की मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए ली चैटली प्रिंसिपल यूज किया जाता है। मतलब इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा के तो रिएक्शन आगे की तरफ हो जाती है, ये मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह हम इसकी जो है मैक्सिमम यील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में, कुछ भी एप्लीकेशन लिख देते चल जाता, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट आर कार्बोकैटाइंस। कार्बोकैटाइंस पूछा हुआ है जहां कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, जैसे देखो CH3+, ये कार्बोकैटाइन है। कार्बोकैटाइन पूछा हुआ है, हाउ आर दे क्लासिफाइड, इनकी क्लासिफिकेशन पूछी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकैटाइन यहां लिखना था। गिव देयर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बतानी थी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछा हुआ था ऐसा, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी बतानी है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है, आपको पता है। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। जिसने ये किया है उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वुड्स रिएक्शन, ये जो वुड्स रिएक्शन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एल्केन वाले पार्ट से आई है, ठीक है, एल्केन वाले पार्ट से आई है। तो ब्यूटेन की प्रिपरेशन में कैसे यूज होती है, ये क्वेश्चन एल्केन वाले पार्ट से आया है। जिसने एल्केन पढ़ा होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं। नेक्स्ट देखो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपको दिखाना था, ट्रिपल बॉन्ड का, तो आपके सिलेबस में इथाइन का स्ट्रक्चर था, इथाइन का ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखानी थी, ठीक है। ये तो आपको पता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की भी इसकी भी। तो ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए एक तो यहां बीच में आ जाती है सिग्मा बॉन्ड, तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इसके ऊपर ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहां से ये वाला इससे करेगा, ये वाला इससे करेगा, ये इससे, तो ऐसे करके आपने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखानी थी इथाइन की। बहुत आसान है, डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब देखो ये एक लॉ था जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा था, वहां से क्वेश्चन पूछा है, ये आपका गलत हो सकता है। ये देखो ये जो लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म NH3, ऐसे है ये, ऐसे ना, ये नाइट्रोजन ऐसे एक ट्रायंगल की फॉर्म में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन है यहां ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर NH3 बना रहा है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होकर H2O बना रहा है, यहां H2O बन रहा है, यहां NO2 बन रहा है। ये जो लॉ है ना, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। आपने अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ा है, देखो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने भी पढ़ाया, लेकिन मैंने ये लॉ पढ़ाया नहीं क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था, ठीक है। लेकिन ये भी सिलेबस में अब आ गया है, देखो इसी से पूछा हुआ है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, फिर भी यहां से क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ठीक है। जिसने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखा होगा, उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, उसी का ही ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नेक्स्ट देखो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी 2 क्वांटम नंबर्स। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, 2 क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंस लिखनी, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। N, L, M और S होते हैं किसी 2 की, कोई शेल को दिखाता है, कोई ऑर्बिट को दिखाता है, कोई किसी को ऑर्बिटल को दिखाता है ना, ऐसे करके। अब देखो थर्ड वाला मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है, ये भी मैंने अपने उसमें डाला हुआ था गेस्ट पेपर में, और आपको कितनी बार मैंने कराया मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ठीक। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये होता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखने थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने मतलब कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ एलिमेंट्स हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं, वो सब लिखना था यहाँ, तो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट ये देखो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद एन एग्जांपल। देखो हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, तो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, नेक्स्ट जो ऑर्बिटल बनते हैं सारे सेम एनर्जी के होते हैं, ठीक। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसको दिखाना था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी एक डायग्राम बनती है इसकी, ऐसी,
जब ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो ऐसी बनती है, ऐसे करके लोब्स होते हैं। तो ये सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो आपने करना था, एक s ऑर्बिटल मिक्स होता है, दो p मिक्स होते हैं, ठीक है, तो sp2 बनता है। ऐसे करके इसका आंसर देना था, तो कर लिया होगा आपने। अब देखो आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हर साल पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जिसने किया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया होगा उसने। तो आगे कुछ एग्जांपल्स इसकी पूछी हैं, तो वो अगर आप आधा भी करके आओगे तब भी आपके मार्क्स ठीक ही मिलेंगे। एक्सप्लेन टर्म इंथैल्पी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। देखो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल वाइब्रेशनल, सारी एनर्जी का जो मिक्सचर होता है किसी सब्सटेंस में, ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर, उसको इंटरनल बोलते हैं। तो ये ठीक है। अब देखो आगे पूछा है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वीक होते जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। आगे इनमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना पूछा है, वो अल्फा की वैल्यू, अल्फा, ठीक है। आपने जो डेरिवेशन की होगी कि एक को अल्फा मान लो, इसको अल्फा -1 मान लो, ऐसे करके, वो वाली इसमें इक्वेशन पूछी थी सीधा, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं था। उसके बाद देखो H2 एक्ट्स ओनली एज रिडक्टेंट और SO2, क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है H2S जो है ये सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन SO2 जो है ये क्या करता है, SO2 जो है ये रिडक्टेंट का भी काम करता है, ऑक्सीडेंट का भी काम करता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का ही काम करता है। तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यही है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो चेंज ज्यादा नहीं होती होगी, चेंज नहीं होती होगी, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो ये रिडक्टेंट का काम करता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही होगी, ठीक है। इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने का मतलब है, मतलब वेरी कर रही होगी, प्लस घट रही भी होगी, बढ़ भी रही होगी। तो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट घटती भी है, बढ़ती भी है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जहां या सिर्फ घटती है या बढ़ती है, तो उधर या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में से कोई एक का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको यहां लिखना था। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग किस्म का है, ऐसा पहले नहीं आया। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये तो आपको पता है। Any3 आगे लिखा हुआ है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को डिस्कस करो, Any3 को लिखो, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, वही जो आपने पढ़ी थी वही थी, ठीक। आगे देखो लॉन्ग आंसर में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा है, कितना आसान है। इसके आर में देखो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, SPDF ऑर्बिटल, जो मैंने शार्ट्स भी बनाए थे आपके लिए, उनकी शेप्स ड्रा करके आते हैं तो पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, इसमें देखो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पूछा है, बहुत ही आसान है, जिसको आता होगा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। IUPAC नेम सारे ही इजी हैं, सिर्फ एक मुझे थोड़ा सा अलग किस्म का लगा, ये C ऑप्शन वाला। सारे ही IUPAC नेम्स इजी है। चलो हम IUPAC नेम करके देखते हैं, एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ। देखो जो पहला है वो तो बिल्कुल आसान है, CH3CH, ऐसा है CH3CH, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH ये लगा है, तो एल्काइन का नोमेनक्लेचर है सीधा सीधा। तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो 3 म्यूथाइल क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, 1 आयन, जिसने ये लिखा सही होगा, या फिर सीधा 3 मिथाइल ब्यूटाइन, ये भी सही था, ठीक, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट देखो CH3CH CH2OH, CH3CH CH2OH, ये है हमारा, और इसमें ग्रुप लगा हुआ है C2H5CH पे, यहां C2H5 लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे ही सीरीज में कॉमन था ये वाला। अब देखो नंबरिंग कहां से होगी, आपको पता है नंबरिंग वहां से ही करनी है जहां से OH ग्रुप पास में आए, ठीक है। OH ग्रुप पास में यहां से ही आ सकता है, ठीक, या फिर इसमें लंबा चेन सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो लंबा चेन सिलेक्ट करेंगे, तो लंबा चेन आपको पता है ना, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करना रूल होता है। ये C2H5 है ना, इसको खोल के लिखो CH2 CH3 ऐसे लिख देते अगर, तो लंबा चेन सिलेक्ट करने के बाद कैसे होता है ये, इसको पास में रखनी है, इसको प्रायोरिटी देनी है, यहां से करें 1 2 3 4, ऐसे आ सकता है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ऐसे नंबरिंग देनी थी। अब देखो अब तो ये बहुत आसान हो गया, 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो आंसर क्या आता है इसका 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, ब्यूट आ जाएगा, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल नहीं है, ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। अब 1 पोजीशन पे ओल है, 1 ओल लिखो या 2 मिथाइल ब्यूटेनोल लिखो, 2 मिथाइल ब्यूटेनोल या 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ये होता है इसका, एक्चुअल में इसका आंसर ये आना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि जिसने यहाँ इथाइल मान लिया होगा उसका गलत हो गया होगा, क्योंकि यहाँ लंबा चेन सिलेक्ट करना था, लॉन्ग चेन सिलेक्ट वाला रूल यहाँ लगाना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है CH3 CH2 CH, ऐसे करते हैं CH3 CH2 CH और यहाँ लगा हुआ है C2H5, ठीक है, और आगे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिखा हुआ है COCH3। ये जो है ना, ये एस्टर ग्रुप लगा दिया इन्होंने, एस्टर ग्रुप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने हो सकता है ना पढ़ा हो, जिसने एस्टर वाला ग्रुप पढ़ा होगा वो तो इसको कर ही लेगा, लेकिन एस्टर वाले में से आ गया ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो नंबरिंग कैसे देंगे, देखो नंबरिंग कैसे देंगे, इस ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, इस ग्रुप को, ठीक है, इस ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, क्योंकि इधर तो हम नंबरिंग नहीं दे सकते ना, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या नंबरिंग देंगे, तो ऐसे आएगा 1 2 3 4। अब देखो ये जो है इसमें थोड़ा सा अलग होता है, इसका जो सुफिक्स यूज होता है ना वो O8 करके आता है, O8 करके, O8, ठीक। तो देखो सबसे पहले यहां ये जो ग्रुप है CH3, इसको लिखते हैं मिथाइल, उसका कुछ नहीं है, इसको सीधा मिथाइल लिखा जाता है, ठीक है, मिथाइल। इनका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग होता है एस्टर्स का, यहां मिथाइल लिख दिया। उसके बाद इनको लिख दो, मिथाइल के बाद ये 2 पोजीशन पे इथाइल है तो लिखो 2 इथाइल। पहले ये ग्रुप लिखना है छोटे वाला, ये एस्टर ग्रुप है ना, पहले ये ग्रुप लिखना है, ये CH3 वाला, तो मिथाइल 2 इथाइल। उसके बाद ये पूरा चेन लिख दो 1 2 3 4 ब्यूट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ब्यूटेन। आगे ये एस्टर ग्रुप के लिए O8 लगता, ब्यूटेनोएट, ये इसका आंसर था, मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटेनोएट, ठीक है। तो ये आपने करना था ऐसे। अब देखो इसके नीचे वाला जो नोमेनक्लेचर का है वो तो बिल्कुल सिंपल है, वो तो जस्ट CH3, C के ऊपर यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, इसको तो आप यहाँ से 1 2 3 नंबरिंग करो। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम था, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम था। और जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है वो 20 बार आपने किया हुआ है, वो जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, C डबल बॉन्ड OH ऐसा है, ठीक है। ये एक्चुअल में वही है, ये CHO है, ये CHO है। CHO क्या होता है, 1 2 इथेन 1 2 डाइआल, इथेन 1 2 डाइआल इसका नाम है सीधा, इथेन 1 2 डाइआल, ये इसका नाम था, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो ये देखो एल्कीन की ओजोनोलिसिस रिएक्शन पूछी है, इसके आर में देखो कितना आसान है। एल्कीन की ओजोनोलिसिस आपको पता है, वो ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं कैसे एल्कीन के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन को ऐसे रखते हैं, ऑक्सीजन को यहां ऐसे करके फिर इसको ऐसे करके काट देते हैं, वो वाली रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ शॉर्ट नोट्स लिखने, मार्कोनी-काफ रूल, बहुत ही आसान पेपर था इस बार, बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान पेपर था। पिछली बार का पेपर इससे मुश्किल था। देखो मार्कोनी-काफ रूल पूछा हुआ है, वो आपको बताना था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मैंने बोला था कि बेंजीन की फाइनल रिएक्शंस करनी है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वहां से ही आई है। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप ऐड होता है यहाँ, एसाइल ग्रुप। तो बेंजीन में रेजोनेंस बताना था, वो तो आपको आता ही है, बहुत ही आसान पेपर था, ठीक। ये था हमारा A सीरीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज पे चलने से पहले ना इसको मैं, ये B सीरीज है, B सीरीज का पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास, वही सेम एटॉमिक मास के लिए क्या स्टैंडर्ड होता है, वही 6 C12, इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, एक ही सिर्फ इस पूरे पेपर में एक ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगा। मुश्किल नहीं है, आसान है अगर आपने मोल कंसेप्ट को सही से पढ़ा हुआ है, तो बाकी सारा बिल्कुल ही सिंपल था। यहां देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिए हुए, तो बोला गया है इसमें आप ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ, नहीं ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ, ये बोला गया इसमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो फार्मूला होता है सीधा, पहले आप ये बताओ, ये 10⁻24 है, 23 नहीं है, ये याद रखना। तो यहां हम ऐसा लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने एटम्स ऑक्सीजन के, तो ये 6.022, ये 622 को छोड़ दो, सिर्फ 6 रखो अभी, इनको ना इसको राउंड ऑफ कर दो, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसमें
कार्बन मोनोऑक्साइड में ये 1 मोल हो गया। 1 मोल में कितने होते हैं? 6 × 10⁻23 एटम्स दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ठीक, देखो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ इसमें, इतने ही एटम ऑक्सीजन के। ठीक, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ इसमें कितने एटम ऑक्सीजन के होंगे? जितने ये देखो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में इतने ही एटम ऑक्सीजन के। तो इतने में कितने होंगे पहले ये निकालो। 6.02 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO में जितने ये हैं, देखो इतने में इतने, तो इतने में ही उतने ही होंगे जितने ये। तो कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? 6 × 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये होंगे। ठीक है, अब देखो ग्राम एटम निकालने के लिए ना, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? करना क्या पड़ता है? ये जो इतने इतने मॉलिक्यूल्स में जो है ना उसको लिखना है। इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है, पहले एटम्स निकाल रहे हैं, ये ग्राम एटम 6 × 10⁻24 इतने इतने मॉलिक्यूल्स में, ये जितने में हमें पूछा हुआ है उतने मॉलिक्यूल में इतने एटम में, डिवाइडेड बाई 1 मोल में कितने होते हैं वो लिखो। 1 मोल में कितने होते हैं? 6 × 10⁻23। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से 10 आएगा। 10 एटम्स, 10 ग्राम एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, ग्राम एटम्स कितने में? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में इतने ग्राम एटम ऑक्सीजन के। ठीक है, अब देखो ये ग्राम एटम है, हमें ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, तो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का O2 होता है, मतलब जितने एटम आए उसका हाफ कर दो। 2 जोड़ के एक मॉलिक्यूल बनता है ना, आपको समझ आ रहा है? 2 एटम जोड़ के एक मॉलिक्यूल बनता है यहाँ, तो 10 एटम जोड़ के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 5 तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 ग्राम मॉलिक्यूल, जिसने ये किया उसका ठीक होगा। 5 ग्राम मॉलिक्यूल इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? साइज, शेल को। लेकिन यहां शेल डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ है, यहां इसका ऑप्शन सही था जो वो था साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ए ऑप्शन करेक्ट था। देखो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो ऑर्बिटल इतना होगा, 3 होगी तो ऑर्बिटल बड़ा हो जाएगा, 4 होगी तो ऑर्बिटल और बड़ा हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखो कौन सा स्मॉलेस्ट इन साइज है? स्मॉलेस्ट इन साइज वो होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो स्मॉलेस्ट होता है क्योंकि कैटायन छोटे होते हैं एनायन से। तो यहां चेक करो, डी ऑप्शन P 5+ है, P के ऊपर, फास्फोरस के ऊपर 5+ चार्ज है, मतलब सबसे छोटा वो होगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, ट्रिपल बॉन्ड किससे बनी होती है? ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होती है, 2 पाई होते हैं, यही ऑप्शन इसका करेक्ट था। 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन CO2, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होता है, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या होगी? कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। अब देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज स्टेट फंक्शन, इसका स्टेट फंक्शन था, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, ये इसका आंसर था। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, Fe3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? Fe3O4 जो है, ठीक, इसके अंदर कैसे निकालोगे? 3x - 8 = 0 आएगा, 3x = 8 आएगा, x = 8/3 आएगा, प्लस 8/3 था इसका आंसर। क्या कहीं प्लस 8/3 है? तो सी ऑप्शन आपने सही ही किया होगा, यही इसका आंसर था। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा यहां से न्यूक्लियोफाइल है? तो देखो सारे ही यहां इलेक्ट्रोफाइल दिए हुए हैं। BF3 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, ROH न्यूक्लियोफाइल है, सी ऑप्शन ROH। देखो जो ROH होता है, ROH में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि ये खुद कैसा है? माइनस चार्ज है, ये इसका ऑप्शन था, सी ऑप्शन। उसके बाद देखो कौन सा यहां से अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देखने के लिए आपको चेक करना था कि किसमें यहां डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, तो देखो पहला तो मुझे नहीं लग रहा कि होगा, तो हम लास्ट वाला भी नहीं होगा, ए और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। बी को चेक करते हैं, C4H6 को, C4H6 को चेक करते हैं, C4H6 को चेक करेंगे तो देखते हैं यहां क्या ये है अनसैचुरेटेड।
1 2 3 4 H6। यहां अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें तो कितना बनेगा, 1 3 3 6 तो 8 हो जाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। C4H6 है, C4H6 है, ठीक है। ये बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका, बी ऑप्शन ही अनसैचुरेटेड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। आप सी ऑप्शन चेक कर सकते हो, सी ऑप्शन में 3 कार्बन है, 1 OH लगा हुआ है, बाकी सब में 3 2 5 2 7। सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन जो है उसमें आपको दिख रहा है सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है फार्मूला, लेकिन यहां बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, जिसने बी किया उसका करेक्ट है। अब देखो बी सेक्शन बी, इसमें तो वही क्वेश्चन हैं जो पहले रिपीट हो रहे हैं। तो देखो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मैंने बताया था आपको, एस और पी ब्लॉक को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। तो आगे पूछा हुआ है इनके कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, इनके एस और पी ही ग्रुप्स होते हैं, ये याद रखना है। एस और पी ही ग्रुप होते नहीं, इनके कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और ग्रुप 13 14 15 16 17 18 ये होते हैं इनके ग्रुप, ठीक। ये मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है थर्ड वाला तो वही है जो पहले था, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम वाला वही है, बफर सॉल्यूशंस वाला वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट पूछा हुआ है, यहां विद एग्जांपल। कॉमन आयन इफेक्ट आपको आता होगा। कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जिसमें कॉमन आयन हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाती है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट होता है। उसके बाद देखो कार्बन आयन पूछा हुआ है, कार्बन आयन्स और इनकी एग्जांपल्स और इनकी स्टेबिलिटी, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एग्जैक्ट उल्टी होती है। कार्बन आयन क्या होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ये होता है। अब देखो वुड्स रिएक्शन यहां भी पूछी है, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर यहां भी पूछा है। बाकी सारा वही है, बाकी सारा वही रिपीट है जो पिछला था, ठीक, वही रिपीट है। ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही है, ये भी वैसा ही है, सब रिपीट है। ये अब हम देखते हैं हमारा सी पेपर, सी सीरीज, ठीक। तो यहां देखो पहला क्वेश्चन है वही सेम टू सेम रिपीट है। देखो 6C12 इसका आंसर था। दूसरा देखो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 2024 में भी पूछा हुआ था। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, मुझे लग रहा है कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1 मोल ऑफ CO2 में कार्बन कितना है, 1 मोल है। 1 मोल ऑफ CO2 में ये कार्बन कितना है, 1 मोल है। तो 1 मोल है तो इसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसका। इतने मॉलिक्यूल्स ऊपर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा तो किसी ने यहां टिक किया 18.1 × 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स थोड़े होते हैं 1 मोल में, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद देखो ये भी किसी ने गलत टिक किया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं किसी शेल में, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो n स्क्वायर होता है इसका आंसर, 2n स्क्वायर नहीं, n स्क्वायर होता है इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन है स्मॉलेस्ट साइज, तो साइज सबसे छोटा उसी का होता है जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो। यहां Ca2+ का साइज सबसे छोटा होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कोवेलेंट भी हो आयनिक बॉन्ड भी हो। देखो किसमें आयनिक बॉन्ड है, चेक करते हैं। देखो NH4Cl है ना, जो इसी में ही होगी आयनिक और कोवेलेंट दोनों। देखो NH4Cl में आपको पता है ये जो NH4 है इसमें NH3+H है, NH3+H जुड़ा हुआ है, ठीक है। NH4+ तभी बना होगा। तो इस पूरे के अंदर ये ना ऐसे आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, NH4+ Cl- ऐसे। तो अब देखो ये जो H3 वाली बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट है, और यहाँ प्लस और माइनस वाली जो है ये आयनिक है, तो यहाँ कोवेलेंट भी आयनिक भी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखो मीथेन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आपको पता है मीथेन क्या होता है हमारा, CH4 यही होता है। तो इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी, और क्या हो सकती है, क्योंकि कार्बन ने सारी की सारी बॉन्ड सिंगल बनाई है, sp3 होगी। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो डेंसिटी ही होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो डेंसिटी ही होगी, ठीक है, ये करेक्ट है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2, ठीक है। OF2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो निकालनी है आपको। OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से यहां जुड़ा हुआ है, तो कैसा होना चाहिए आपको पता है। क्लोरीन की हमें पता है, क्लोरीन की -1 होगी एक की, तो इसको x मान लो, x - 2 = 0 आएगा, x = +2 आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, जिसने +2 टिक किया है वो सही है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल, कौन सा फ्री रेडिकल है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एक ही आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो वो फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग टू एल्काइन सीरीज, यहां से बताना है कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एल्काइन सीरीज से बिलोंग करता है। तो एक बार C7 है, C9 है, C10 है, C16 है, इनको चेक कर लेते हैं। C7 है, C9 है, C10 है और C16 है, इतने दिए हुए हैं। ठीक है, और आगे हाइड्रोजन को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ एल्काइन सीरीज से बताना है तो एल्काइन का जनरल फार्मूला इसमें यूज कर लो, CnH2n-2 होता है। तो C7 होंगे तो H कितने होंगे चेक करो, C7 होंगे तो H 7^14 - 2 H12 होने चाहिए। ठीक है, C9 होंगे तो H कितने होने चाहिए, C9 होंगे तो H 16 होने चाहिए। यहां देखो C10 होंगे तो H कितने होने चाहिए, C10 होंगे तो H 20 - 2 करेंगे 18 होने चाहिए। ठीक है, एल्काइन तब एग्जिस्ट करेगा। C16 होंगे तो C16 तो H 30 होने चाहिए। इनमें से जो करेक्ट है वो देख लो आप, C9H16 है कहीं, C9H16, हाँ ठीक है, ये C9H16 है, यही करेक्ट है, यही एल्काइन सीरीज से बिलोंग करता है। बाकी देखो C10H12 है, वो तो हो नहीं सकता, C10H18 है। ठीक है, C16H30 तो है नहीं, यहाँ C16H32 लिखा है, H30 नहीं है, तो C ऑप्शन करेक्ट है इसका, C9H16 वाला। ठीक है, जिसने ये किया उसने ठीक किया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये तो वही है, सेम टू सेम पूछा हुआ है। पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछी है, देखो बी सेक्शन में, तो वो तो आपको मैंने अभी बताया। उसके बाद देखो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजैक्शन एलिमेंट लिखा है, एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको बोलते हैं, डी ब्लॉक को। क्यों बोलते हैं आपको पता है, सेंटर में आते हैं वो, उनकी प्रॉपर्टीज एस और बी के बीच में आती है, इसलिए बोला जाता है। ठीक, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी थी। उसके बाद जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो तो वही सेम है जो मैंने कराया। उसके नीचे फोर्थ वाला वो भी वही है, 5 वाला भी वही है। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन देखो, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी मैंने कराया हुआ है। डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आ जाती है, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में वहां रिएक्शन हो रही होती है। ये आपको थोड़ा सा यहां लिखना था। अब देखो यहाँ फ्री रेडिकल पूछा हुआ है, वो कैसे बनते हैं और उनमें क्या बताना था, उनकी क्लासिफिकेशन बतानी थी। ठीक है, फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं आपको पता है। ठीक है, कार्बोकेटन कार्बोनिल फ्री रेडिकल रिएक्टिव इंटरमीडिएट से ही आया। वुड्स रिएक्शन यहाँ भी पूछी है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये वही सेम ही क्वेश्चन से, एक यहाँ डिफरेंट है, देखो ऊपर वाला लॉ तो वही है। ठीक है, वही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पूछा है। थर्ड वाला देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 की वही पूछी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो टेंडेंसी होती है, जो आयनाइजेशन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी तो वही पेपर है, बाकी जो पहले सीरीज में वही है पूरा। ठीक है, तो इसको अभी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारा वही है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वही सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना ही था, इतना ही हमने डिस्कस करना था। हमने ए बी सी तीनों ही पेपर डिस्कस कर लिए। इसको हम वंस अगेन जब नेक्स्ट बैच आएगा 2026, वहां मैं आपको दोबारा वीडियो बना के दिखाऊंगा। तब आप नहीं होंगे, तब आप 12th में होंगे, कोई और 11th में होगा। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छा है। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।